अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके लिए कहानी पुरस्कार साए का चौथा हिस्सा हाजिर है। नरगिस ने इसे इस्तिफ़ामिया निगाहों से देखा। किरण की कहानी कराची से शुरू हुई थी। मुझे उम्मीद है इस डोर का कोई ना कोई सिरा हमें वहाँ मिलेगा। आप में और किरण में रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं। आप किरण बनकर मेरे साथ चलें। हो सकता है आपको देख के किरण के दुश्मन बौखला के सामने आ जाएं और हम उन्हें ट्रेस कर लें और किरण को ढूंढ निकालें। कुछ देर सोचने के बाद नरगिस ने हामी भर ली। दूसरे रोज़ डॉक्टर नरगिस ने खासी मसरूफ़ रही। इसने अस्पताल की जिम्मेदारी राहिल के सुपुर्द की। तीसरे रोज़ ट्रेन पे सवार हो गए। जहलम छावनी पर ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकी और किसी कॉलेज के 7-8 लड़के इनकी बोगी में सवार हुए। ये इंतहाई शरीर और शौक थे। वो वैसे भी कम उम्र थे। ये उम्र होती है लाउबाली। वो बोगी की तकरीबन हर मुसाफिर को तंग कर रहे थे। वैसे भी इस बोगी में मुसाफिरों की तादाद कम थी। यकायक उनकी नज़र सामने बैठे आसिफ और नरगिस पे पड़ी। अब शैतानों के इस टोले का रुख उनकी तरफ हो गया। एक मंचला लड़का नरगिस के सामने फर्श पे घुटनों के बल बैठ गया और गाना गाने लगा। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहा। दूसरा आसिफ के करीब आया। बाबूजी आपकी दाढ़ी में तिनका। अबे इसकी दाढ़ी नहीं है, तीसरे ने कहा और बोगी इनके कहकों से गूंज उठी। आसिफ का खून खौल उठा। इसकी बेहूदगी बढ़ती जा रही थी। आसिफ उन पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब मामला उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो उन्हें छोटा सा सबक सिखाना चाहता था। मैं ज़रा टॉयलेट से होके आता हूँ, इसने नरगिस से कहा और अपनी सीट पर से उठ गया। अभी से ही सुसु आ रही है, उनमें से एक ने तंज किया। आसिफ इसकी बात का जवाब दिए बगैर टॉयलेट में गया और गले में लॉकेट का बटन दबा दिया। अगले ही लम्हे वो साए में तब्दील हो गया। इधर शैतानों की टोली मुसलसल नरगिस पे फिक्रे कस रही थी, जबकि नरगिस खौफज़दा वो इस साए से बेखबर थी जो इनके पीछे खड़ा था। फिर एक लड़के की पुश्त पर ज़ोरदार लात पड़ी। वो चीखता हुआ एक तरफ जा गिरा। दिन के वक्त तो इंसान का साया वैसे भी घट जाता है और इस वक्त तो साया उनके अपने साए के साथ गड़मड़ हो चुका था। इसलिए वो समझ नहीं सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसने बेहूदगी करने वाले एक दूसरे लड़के के मुंह पे ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। शैतानों की टोली खौफज़दा हो चुकी थी। उनकी पिटाई करने वाला नज़र नहीं आ रहा था और सब बुरी तरह सहम चुके थे और भूत भूत कह के चिल्ला रहे थे। आसिफ ने इन लड़कों को अच्छी तरह ठुकाई करने के बाद हाथ रोक दिया। अब शैतानों की टोली सहमी हुई खौफज़दा इधर उधर बैठी थी। इसने वॉशरूम जाके दोबारा लॉकेट की पुश पे मौजूद बटन दबाया और हाजिर होते ही वॉशरूम से निकल के अपनी सीट पे आ बैठा। शरारती स्टूडेंट अगले जंक्शन पे उतर गए। आपके जाने के बाद यहाँ अजीब तमाशा हुआ। कोई नादीदा हस्ती जो शायद जिन या भूत थी, इसने शरारती लड़कों की पिटाई शुरू कर दी तो ये खामोश होकर बैठे हैं। सच तो ये है कि मैं खौफज़दा हो गई थी, हैरान और परेशान नरगिस ने इसे बताया। सबसे पहली बात तो ये कि अब तुम मुझे आप नहीं तुम कहोगी, क्योंकि दोस्तों में आपका तकल्लुफ़ नहीं किया जाता। आसिफ ने मसनूई गुस्से से घूरते हुए कहा। वो मुस्कुरा उठी। आगे का सफ़र खुशगवार गुजरा और दूसरे रोज़ शाम के करीब कराची पहुँचे। प्लेटफार्म पर इस वक्त आने और जाने वाले मुसाफिरों का काफ़ी रश था, इसलिए उन दोनों ने अपने चलने की रफ्तार सुस्त कर ली थी ताकि रश ख़त्म होते ही प्लेटफार्म से बाहर निकलें। लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि एक तंदुमंद शख्स उन्हें गौर से देख रहा था। इस शख्स की आंखों में हैरत थी। इसकी नज़रें ख़ास तौर पर नरगिस पे जमी हुई थी। वो जैसे ही इसके करीब से गुजरा, चंद कदम आगे आ गए। तंदुमंद शख्स ने मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही बोला, सर मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ। मेरी आंखों के सामने किरण और आसिफ हैं। परवेज़ तुम होश में तो हो? लगता है आज तुमने ज़्यादा पी ली है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने इसे डांटा। सर मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद आके देख लें, परवेज़ नामी शख्स बोला। ठीक है, इस लड़की को और उड़ा दो, दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने हुक्म दिया। इसके अंदाज में लापरवाही थी, गोया वो किसी इंसान को नहीं कीड़े मकोड़े को मारने की बात कर रहा था। परवेज़ ने मोबाइल फ़ोन हिप पॉकेट में डाला और अपनी बेल्ट में अड़सा पिस्तौल निकाल के नरगिस का निशाना लेने लगा।
इधर अचानक आसिफ चलते चलते जब बेख्तियार मुड़ा तो इसकी नज़र परवेज़ पे पड़ी, जो पिस्तौल बेल्ट से निकाल के नरगिस का निशाना ले रहा था। आसिफ ने नरगिस को अपनी बाहों के हिसार में ले लिया और प्लेटफार्म के फर्श पे गिर गया। फायर की हौलनाक आवाज़ से प्लेटफार्म पर अफरा तफरी फैल गई। कई लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नरगिस पर चलाई जाने वाली गोली एक मुसाफिर के सर में पेवस्त हो गई और लाश में तब्दील होकर गिर पड़ा। इधर नरगिस आसिफ के नीचे थे। इसके गुजात बदन की हरारत आसिफ की दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर रही थी, लेकिन इस सिचुएशन में अपने जज्बात को नज़रअंदाज करके इसके ऊपर से उठा और भगदड़ से फ़ायदा उठा के एक तरफ भागा। आसिफ किसी भूत की तरह इसके पीछे दौड़ रहा था। परवेज़ ने मुड़ के पे दर पे फायर किए, मगर भागते हुए फायर करने से इसका निशाना ख़ता हो गया। परवेज़ प्लेटफार्म नंबर 3 पे पहुंचा। वहां खड़ी एक खाली ट्रेन में सवार हो गया। आसिफ भी इसके पीछे इस बोगी में जा घुसा जिस पे परवेज़ चढ़ा था। एक तरफ इस पर फायर हुआ। इस बार भी आसिफ की किस्मत ने इसका साथ दिया और परवेज़ का निशाना ख़ता हो गया। आसिफ ने छलांग लगाई और परवेज़ को लिए नीचे गिरा। परवेज़ के हाथ में मौजूद पिस्टल पर हाथ डाल चुका था। दोनों में पिस्टल के हुसूल के लिए कशमकश जारी थी। कभी पिस्टल की नाली का रुख परवेज़ की तरफ हो जाता, कभी आसिफ की तरफ। फिर ट्रिगर दब गया। गोली चलने की हौलनाक धमाके से परवेज़ के जिस्म को झटका लगा। गोली इसके दिल में उतर गई। वो बिना चीखे जहन्नुम रसीद हो गया। आसिफ अभी इसके ऊपर से उठा ही था कि 3-4 पुलिस एहलकार बोगी में दाखिल हुआ और उन पर राइफलें तान ली। खबरदार हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा, उनमें से एक ने गुर्रा के कहा। इसने हम पर गोली चलाई थी। इसकी गोली से एक मुसाफिर भी मर गया था। मैं इसके पीछे भागा। रास्ते में भी इसने मुझ पर गोलियां चलाई, मगर मैं बच निकला। और यहाँ जब हम दोनों गुत्तम गुत्ता थे तो छीना झपटी में गोली चली और ये मारा गया। आसिफ ने वजाहत की। बकवास बंद करो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं जो इसने इतनी गोलियां चलाई और तुम्हें एक भी नहीं लगी। सब इंस्पेक्टर रैंक का अफसर बोला और मकतूल का मुआयना करने लगा। मकतूल की जेब से कार्ड निकलते हुए चौंक पड़ा। ओह, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा है। आसिफ सन्नाटे में आ गया। मरने वाला पुलिस एहलकार था। सूरत हाल गमगीन हो चुकी थी। वो जानता था कि पुलिस अपनी बेटी भाई के कत्ल के जुर्म में इसका हशर नशर कर देगी। वो इसे गन पॉइंट पर लिए हुए ट्रेन से बाहर निकले। किरण प्लेटफार्म पे परेशान खड़ी थी। आसिफ को पुलिस के घेरे में देख के इसके रहे सही औसान भी ख़ता हो गए। आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनके करीब आके घबराए हुए लहजे में बोली। तो तुम्हारे साथ फूलन देवी भी है। चलो देवी जी, तुम भी आगे लगो। आज पुलिस स्टेशन में तुम दोनों की खूब खातिर तवाज़े होगी। सब इंस्पेक्टर ने मायने खैर लहजे में कहा। वो दोनों को लिए हुए स्टेशन से बाहर निकले और उन्हें एक पुलिस मोबाइल में धकेल दिया। 3 सिपाही उनके करीब बैठ गए, जबकि सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के साथ खड़ा किसी से मोबाइल पे फ़ोन पे बात कर रहा था। अब सोचने का वक्त नहीं है। अगर वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते तो मामला मज़ीद संगीन हो जाता। और फिर नरगिस भी साथ थी, जो आसिफ की वजह से इस गर्दाब में फंसी थी। इसे हैरत इस बात पे थी कि मकतूल पुलिस एहलकार ने नरगिस पर गोली क्यों चलाई थी। आसिफ ने बैठे बैठे गैर महसूस अंदाज़ों में लॉकेट का बटन दबा दिया और दीदा से नादीदा हो गया। अब सीट पर इसका साया दिखाई दे रहा था। सिपाही समेत नरगिस भी खौफजदा हो गई। ये कहाँ गायब हो गया? एक सिपाही बोला। फिर देखते ही देखते साय ने चश्मोज़न में उनके हाथ से रिवॉल्वर छीन कर उनके सर पे मारी। वो चीखता हुआ गिरा और अंटा हफील हो गया। फिर दूसरा भूत भूत चिल्लाता हुआ पुलिस मोबाइल से उतरने लगा। साय ने राइफल के दस्ते से इसका भी सर बजा दिया। वो भी होश व खरोश से बेगाना हो गया। तीसरा डर के मारे लहरा कर खुद ब खुद बेहोश हो गया। ड्राइवर ये मंज़र देखते ही भाग उठा। सब इंस्पेक्टर हैरत से नाकाबिले यकीन मंज़र देख रहा था। इसकी नज़रों के सामने मुलजिम किसी साय की तरह गायब होकर साय में तब्दील हो गया था। खौफ के बाइस मोबाइल फ़ोन इसके हाथ से गिरा और इसकी टांगें डर से कांपने लगीं। इसके देखते ही देखते साया पुलिस मोबाइल से कूदा और इसकी कनपट्टी पर एरो गन पंच रसीद किया। वो भी बेहोश हो गया। वहाँ बहुत से अफराद खड़े ये मंजर देख रहे थे। इनमें भगदड़ मच गई और लोग भूत भूत कह के इधर उधर भाग गए। आसिफ मोबाइल की तरफ लपका।
नरगिस जल्दी से यहाँ से निकलो, तब तो तुम गायब कैसे हो गए? ये इन बातों का नहीं। वो नरगिस का हाथ थाम के दौड़ा और मुख्तलिफ गलियों से होता एक दूसरी सड़क पर जा पहुँचा। फिर एक टैक्सी के ज़रिए दूसरे इलाके में पहुँच के दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा हासिल किया। रात के 9 बज चुके थे। खाना आने तक वो खौफ ज़दा नरगिस को सुपर शेडो के फार्मूले और ईजाद के बारे में तफसील से बता चुका था। ये सब तो ठीक है, लेकिन रेलवे स्टेशन में पुलिस एहलकार ने हम पे गोली क्यों चलाई थी? नरगिस ने पूछा। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। मैं और किरण कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखते। जराइम पेशा अफराद की तो समझ आती है कि वो इस फार्मूले की वजह से हमारे दुश्मन हो गए। वो उलझे हुए लहजे में बोला। फिर कदर तवफ़्फ़ुफ़ से कहा, मैं डीएसपी चौधरी मुमताज़ को कॉल करके असल बात बताता हूँ, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। नरगिस टीवी की तरफ बढ़ी और टीवी ऑन किया। ये कोई प्राइवेट निजी चैनल था जिस पे ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अचानक आसिफ चौंक पड़ा। न्यूज़ कास्टर की चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनाई दे रही थी। खबर से मुतालिक स्लाइडिंग न्यूज़ बेल्ट भी चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकार कत्ल। एएसआई परवेज़ के कातिल को वीडियो क्लिप आश्कारा हो गई। इस वीडियो क्लिप में आप कातिल का चेहरा साफ देख सकते हैं, जो अपने साथी खातून के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस मोबाइल में बैठा है। टीवी चैनल ने आसिफ और नरगिस का चेहरा बिल्कुल वाज़े कर रखा था। मज़ीद तफसीलात बताई जाने लगी। पुलिस मोबाइल में बैठा पुलिस एहलकार का कातिल अचानक साए में तब्दील हो गया। आसिफ आंखें फाड़े और मुंह खोले खबरें देख रहा था, गोया वो आंखों से नहीं मुंह से टीवी देख रहा हो। नरगिस जल्दी से यहाँ से निकलो, अब हमारे लिए इस शहर में मुश्किलात बढ़ गई हैं। टीवी में हमारी वीडियो क्लिप आने से हम बहुत से लोगों की नज़रों में आ चुके हैं। अब हमें ये होटल छोड़ना होगा। सूरत हाल इनके लिए मखदूश तरीन हो चुकी थी। वो उजलत में इस होटल से निकले, खैरियत गुजरी कि किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। नरगिस का मसला तो आसानी से हल हो गया। उन्हें एक दुकान से बुर्का ख़रीदना पड़ा। सबसे बड़ा मसला आसिफ का था। वो बेचारा बुर्का तो नहीं पहन सकता था। इस मसले का हल इसने इस तरह निकाला कि अजरक और सिंधी टोपी ख़रीद ली। टोपी पहन के इसने अजरक चेहरे के गिर्द लिपेट लिया। वैसे भी दिसंबर का महीना था, इन दिनों सर्दी के लिए लिपेट में था। सर्द हवाओं से बचने के लिए बहुत से लोग चेहरे के गिर्द चादर या रुमाल लिपेट लेते थे। वो एक सीएनजी रिक्शे पर बैठकर सुल्तानाबाद की मेन सड़क पे उतरा। आसिफ अभी अपने घर से 20-25 कदम दूर था कि ठिठक के रुक गया। इसके घर से कुछ फासले पर 3-4 पुलिस एहलकार खड़े थे। साफ नज़र आ रहा था वो इसके घर की निगरानी कर रहे थे। गोया पूरे शहर की पुलिस उसके तलाश में फ़ाल हो चुकी थी। गोया अब इसके 2 हरीफ हो चुके हैं। किरण के बाप के कातिलों के अलावा शहर भर की पुलिस इन्होंने पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो नरगिस को साथ लेके हकीकी मायनों में पछता रहा था। वो बेचारी आसिफ की वजह से मुसीबत में फंस गई थी। नरगिस, बेहतर यही है कि तुम वापस फैज़ाबाद लौट जाओ, वरना मेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। एक पार्क के गोशे में बैठ के आसिफ ने कहा। उन्हें यहाँ पहुँचे कुछ ही देर हुई थी। मैंने एक नेक मकसद के लिए तुम्हारा साथ देने की हामी भरी है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? नरगिस ने जवाब दिया। अब हम किसी होटल में कमरा नहीं ले सकते। रात भी हो चुकी है। किसी ठिकाने का बंदोबस्त करना होगा। ऐसा करता हूँ, पहले डीएसपी चौधरी मुमताज़ से रब्ता करता हूँ। आसिफ ने डीएसपी का नंबर डायल किया। ये मोबाइल फ़ोन इसने फैज़ाबाद रवाना होते हुए ख़रीद लिया था। आसिफ, कहाँ हो भाई? ये क्या तहलका मचा रखा है? शहर भर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। चौधरी मुमताज़ ने कॉल रिसीव करते ही कहा। सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। वो पुलिस एहलकार सादा लिबास में था और फिर रेलवे स्टेशन पर इसने खुद ही हम पर फायर की थी और हाथापाई में अपने ही पिस्टल से चलने वाली गोली से मारा गया है। आप मेरा यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। मैं खुद ही किरण के साथ कातिलों के पीछे फिर रहा हूँ। अब तो पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई है। और ये तुम बैठे पड़े पुलिस मोबाइल से गायब होकर साए में कैसे तब्दील हो गए? चौधरी मुमताज़ ने तजस्सुस आमेज़ लहजे में पूछा। सर, ये प्रोफेसर दाऊद की ईजाद सुपर शेडो एक अजीब साख्त का लॉकेट मेरे पास है। यही तो वो ईजाद है जिसकी वजह से प्रोफेसर दाऊद का कत्ल हुआ। नामालूम जुराइम पेशा अफराद उसकी तलाश में है, जबकि मैं ये फार्मूला और ईजाद हुकूमत के हवाले करना चाहता हूँ। इस वक्त तुम और
किरण कहाँ हो? सर हम फलाह पार्क में हैं। ठीक है, मैं आला हुक्काम से बात करता हूँ, चौधरी मुमताज़ ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कुछ देर बाद इसने अपने दूसरे क्लास फेलो अमजद का नंबर डायल किया। अमजद, मैं इस वक्त फलां पार्क में हूँ, मुझे रहने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए। अमजद ने दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करते ही कहा, यार ये तुम क्या करते फिर रहे हो? हर चैनल पे तुम्हारी ही खबर है और पूरे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। अमजद ने हिज़यानी अंदाज में कहा, यार ये मैं तुम्हें मिलने पर तफसील से बताऊँगा, काफ़ी फ़िलहाल इतना समझ लो ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश है। अच्छा तो ऐसा करो, तुम फलां चौरंगी पे आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। अमजद बोला और आसिफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और नरगिस के साथ पार्क से निकल आया। अचानक इसकी निगाह मुख्तलिफ सिम से आती पुलिस मोबाइल पे पड़ी जो हूटर बजाती आ रही थी। पुलिस मोबाइल में निस्फ दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकार थे। शायद उन्हें देख लिया गया था, आसिफ को पहचान लिया गया था क्योंकि ड्राइवर के साथ बैठे पुलिस इंस्पेक्टर ने उंगली से इसकी तरफ इशारा किया और नरगिस का हाथ थाम के फुटपाथ पर भागने लगा। सड़क पर ट्रैफिक ज़्यादा था, पुलिस मोबाइल की रफ्तार कम थी। फिर पुलिस मोबाइल रुकी और पुलिस एहलकार नीचे उतर के इसके पीछे दौड़े। अगर आसिफ अकेला होता तो लॉकेट का बटन दबा के साए में तब्दील हो जाता, लेकिन फिर मसला नरगिस का था। फुटपाथ पे चलने वाले लोग हैरत व इस्तेताब से एक नौजवान को बुर्कापोश खातून का हाथ थामे भागता देख रहे थे, जिसके पीछे पुलिस एहलकार राइफल उठाए दौड़ रहे थे। वो ख्वांचों को लटते लोगों को धकेलते हुए एक गली में जा घुसे। ये तवील गली थी जिसका इख्तिताम एक वसी और इस ग्राउंड में हुआ जहां सैकड़ों लोग जमा थे। इस ग्राउंड में चारों तरफ लगे पोल्स पर स्ट्रीट लाइट रोशन थी। कुछ फासले पे स्टेज पे एक शख्स खड़ा माइक में तकरीर कर रहा था। इस मजमे में औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे जो वक्फे वक्फे से जिए जिए के नारे लगा रहे थे। आसिफ भी नारे लगाता हुआ नरगिस का हाथ थाम कर इस जलसे में जा घुसा। पुलिस एहलकार भी वहीं पहुंच चुके थे। अब वो दूर ही इस जलसे को देख रहे थे, मगर सैकड़ों लोगों के जलसे में जाना इसकी बस में नहीं था। उनको मतलूबा मुलज़िम अपनी साथी खातून समेत इस मजमे में घुस चुका था और वो बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि अगर अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले इस लीडर के जाले पुलिस एहलकार को अंदर नहीं घुसने देंगे। पुलिस एहलकार अब आहिस्ते आहिस्ते जलसे के चारों तरफ फैल रहे थे ताकि आसिफ और नरगिस कहीं से निकल के भाग ना जाए। आसिफ पहले तो इस सूरत हाल पर घबराया कि जलसे के इख्तिताम पे पुलिस उन्हें धर लेगी। फिर ख्याल के तहत की आंखें चमकने लगीं। इसने लॉकेट की पुश पे बटन दबा दिया। वो साए में तब्दील होते ही ज़ोर से चिल्लाया, ये पुलिस वाले इस जलसेगाह को घेरे में लेकर हमारे लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इसकी बुलंद आवाज़ ने जलती पे तेल का काम किया। जलसेगाह में मौजूद लोगों ने ख़तरनाक तेवर से इन पुलिस एहलकारों को देखा और इन पर टूट पड़े। आसिफ इस मौके पे लॉकेट का बटन दबा के दोबारा हाजिर हो चुका था। नरगिस का हाथ थामकर जलसेगाह से निकल गया। अमजद मुतल्लिका जगह पर अपनी गाड़ी में बैठा ऊँघ रहा था। आसिफ नरगिस को पिछली सीट पर बिठा के खुद फ्रंट सीट पर जा बैठा। बड़ी देर लगा दी। अमजद ने इसे घूरा। बस यार एक ट्रेजिडी हो गई थी, आसिफ ने कहा और मुख्तलिफ लफ्ज़ों में अपनी रुदात सुना डाली। उसने बहुत सी बातें छुपा ली थी, जैसे कि लॉकेट का राज, नरगिस की असलियत। वैसे तुमने पुलिस एहलकारों के साथ अच्छा नहीं किया, हत्थे चढ़ गए तो पुलिस खातिर ख्वाह धुलाई करेगी। अमजद हंस पड़ा। वो उन्हें एक जगह ले गया। वहाँ साजो सामान से यह आरास्ता बंगले खाली पड़ा था। अमजद का ताल्लुक़ अमीर गरीब घराने से था। वालिद एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे। बड़े भाई असगर एक निजी टीवी चैनल में एंकर पर्सन और रिपोर्टर था। ये काम वो शौकिया करता था। कुछ देर गपशप लगाने के बाद अमजद चला गया। फ्रिज खाने की पीने की अशिया से भरा पड़ा था। नरगिस ने चाय बनाई। पीने के बाद कुछ देर गपशप करने के बाद वो सो गए। सुबह भी आसिफ जागा ही था कि इसके मोबाइल की बेल बजी। इसने स्क्रीन पे नंबर देखा। डीएसपी कॉलिंग लिखा हुआ नज़र आया। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मैं रात भर तुम्हें पार्क में ढूंढता रहा, फिर कॉल की तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। दूसरी तरफ से चौधरी मुमताज़ की आमेज़ लहजे में मुखातिब थे। सर हम जैसे ही पार्क से निकले वहाँ पुलिस आन पहुँची। बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के महफूज मकाम तक पहुँचे हैं। बेवकूफ़ लड़के, तुम पार्क से निकलने की क्या ज़रूरत थी?
वहीं मेरा इंतज़ार करते मेरे ख़्याल में वो कोई गश्ती पुलिस मोबाइल होगी जो तुम पर नज़र पड़ते ही तुम्हारे पीछे पड़ गए। मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है, तुम किसी भी वक्त मुझसे मिलो। ओके सर, मैं शाम को दोबारा कॉल करके आपसे मुलाकात की जगह तय करूँगा। अल्लाह हाफिज़। आसिफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो नाश्ता करके घर से निकला। इसका इरादा इस पोश इलाके में जाने का था जहाँ प्रोफेसर दाऊद का घर था, वही घर जहाँ किरण इसे पहली बार लेके गई थी। इसका ख्याल था कि शायद किरण वहीं, मगर नाकामी हुई। किरण के घर पर ताला था, वो वापस घर आ गया। मैन गेट खोला देखकर इसका माथा ठिनका। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। घर में हर चीज़ इधर उधर बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर की तलाशी ली हो। और फिर नरगिस भी नज़र नहीं आ रही थी। इसने नरगिस का मोबाइल नंबर डायल किया, मगर इससे मायूसी हुई। नरगिस का नंबर ऑफ था। कहीं इसे भी तो अगवा नहीं कर लिया गया। यह सोचते इसका दिल डूबने लगा। इसे समझ नहीं आ रहा था नरगिस कहाँ गई। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या फिर प्रोफेसर दाऊद के कातिल यहाँ तक पहुँच गए हैं। कहीं अमजद ने इसकी मुखबरी तो नहीं की, लेकिन इसका दिल ये तस्लीम करने से इनकार कर रहा था। अमजद इसका गहरा दोस्त था। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।